होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। चलिए, हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था और आज स्टार्ट होना था एक लगभग ये मान लीजिए पहले पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक और भी हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी, लेकिन इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ हिस्ट्री का, एंशिएंट भारत का या प्राचीन भारत का, तो ये कहना भी सही नहीं है, गलत नहीं है कि इस टाइम में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो टाइम लोगों ने जिया है जिसको कहा जाता है कि भारत में जो सोसाइटी ने सबसे खूबसूरत टाइम देखा जब आजादी थी चारों तरफ विचारों की, राजा हेड हुआ करता था, लेकिन उसका राजा का सिद्धांत था वो ये नहीं था कि सिर्फ मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। इनफैक्ट प्रजा की सेवा करना, प्रजा की केयर करना, ये राजा की भी जिम्मेदारी थी और एक बहुत बेहतरीन समाज उस दौर में हुआ करता था। न चोरी का डर था, न डाकुओं का, और इस तरह से एक मेंटल फ्रीडम समाज में थी। बहुत सुंदर समाज था, आराम से रहते थे लोग, कमाते थे, राजा को कर देते थे, राजा की बड़ी सेना थी। एक बहुत ही बेहतरीन समाज की कल्पना जो हम कर सकते हैं। बेहतरीन समाज का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज वहां पे लोग करते ही नहीं थे या फ्री रहते थे, नहीं, वो कमाते थे, वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीने की कोशिश करते थे और उसी बेहतरीन तरीके में वो राजा का भी कहीं ना कहीं भला करते थे और राजा अपनी प्रजा का भला करते थे। क्योंकि जहां पे जनता कमाती होगी, जहां जनता कॉन्शियस होगी, जहां जनता समझदार होगी, वहां के राजा को भी तो फायदा होगा ना। अगर जनता मूर्ख होगी तो इनडायरेक्टली देश का भी तो नुकसान होगा। तो इंडिया में वो जो दौर आया जिसकी हम आज बातचीत करेंगे, वो क्यों आया, कैसे आया, उसको जानने के लिए एक 5 मिनट का पुराना इतिहास अपनी आंखों में से गुजारना जरूरी है, ताकि आज की जो कड़ी, नई ताकतवर कड़ी जुड़ने जा रही है, ये दिमाग में एक ऐसा पुल बना दे कि आपको ये पूरी एंशिएंट हिस्ट्री कहानी की तरह याद हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि आज जो हम क्लास शुरू करें उससे पहले 5 मिनट का एक रिकॉल कर लेते हैं अब तक इतिहास में हमने जो पढ़ा। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले स्टार्ट कराया पढ़ना, प्राचीन भारत पढ़ना हमने शुरू किया और कैसे कैसे प्राचीन भारत में चेंजेस आए हैं उसके बारे में हमने जाना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हड़प्पा काल। इस हड़प्पा काल में हम जानते हैं कि जीवन पूरी तरह स्थायी था, लोग शहरों में रहा करते थे, शहर बहुत तरीके से, सलीके से, सोच समझ के प्लान करके बसाए गए थे। उस टाइम पे आर्किटेक्ट्स हुआ करते थे, बहुत सुंदर घर थे, कैसे शहर का विभाजन था, कितनी चौड़ी गलियां थी और कैसे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इनका ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम का बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था और अपनी समकालीन सभ्यताओं में, चाहे मिस्र की बात करें, मेसोपोटामिया की बात करें या चीन की बात करें, हम प्राउड से कह सकते हैं कि इंडिया की हड़प्पा सभ्यता की टक्कर में कोई टिक नहीं सकता था। इसका नगर नियोजन, इसका ड्रेनेज सिस्टम या पानी का जल निकास सिस्टम सबसे बेस्ट था। आज तक भी इसका एग्जाम्पल देखा जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है। यानी इमेजिन कीजिए आज से 5000 साल पहले हम, हमारे देश के ही लोग थे जिन लोगों ने इतना बेहतरीन व्यवस्था को अपने जीवन का अंग बनाया हुआ था। ये लंबे टिके थे। 2350 इनका टाइम पीरियड, 1750 उल्टा क्यों चल रहे हैं आप जानते हैं? क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट का टाइम पीरियड था। धीरे धीरे इनमें भी कमियां आने लगी और इनकी सड़कें, इनकी गलियां जो थी वो सिकुड़ने लगी। सिकुड़ने इन द सेंस अगली पीढ़ियां जो आई वो शायद उतनी काबिल नहीं थी जितने की पूर्वज थे, इसलिए धीरे धीरे करके इसका पतन हुआ। ये नियम है समाज का, हमेशा ऐसा ही होता है। पहले समाज धीरे 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 ग्रोथ करता है, फिर एक पीक पे पहुंचता है, फिर वो डिक्लाइन मोड पे आता है, फिर दोबारा से पीक पे पहुंचता है, फिर डिक्लाइनिंग मोड पर। तो हड़प्पा ने अपना पीक टाइम देखा था 2350 से 1750, बहुत बढ़िया सभ्यता, बहुत अच्छा रहना खाना पीना, इंटरनेशनल ट्रेड ये करते थे। उस टाइम पे इनका रहन सहन खान पान पूरे का पूरा शहरी था। इन लोगों का जीवन स्थायी था, शहरी था और जो इनका कामकाज था ना वो मेनली बेस्ड था कृषि आधारित। है शहरी लेकिन कृषि इनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड भी तो कृषि का ही करते थे ना। कपास का लेन देन था, सिंडोन हम नाम से जाने जाते थे। तो ये बहुत एडवांस थे। धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड पर आए और फिर फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप आया, कहते हैं इनके ऊपर अटैक होने शुरू हो गए और उसके बाद जो लोग आए यहाँ पर उभरे उनको हम कहते हैं आर्य सभ्यता। ये वो भारत है जिसकी पूर्वज भी बहुत ज्यादा बड़ाई किया करते थे, क्योंकि पूर्वज हड़प्पा से उतने परिचित नहीं थे, लेकिन हमारे जो दादा परदादा टाइप के लोग थे वो भी मानते थे कि इंडिया में सबसे बेस्ट थे आर्य। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है, कोई जाति नहीं है। आर्य का मतलब ही होता है कुलीन, श्रेष्ठ, बेस्ट, उत्कृष्ट, उदात्त, मतलब सबसे बेहतरीन। आर्य सभ्यता की खासियत है ये पूरी की पूरी ग्रामीण थी और एक जगह बस के नहीं रहते थे, अस्थायी थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। अपने गाय भैंस भेड़ बकरी जो इनके पास थे उनको लेकर आए थे, उनको चराने का इनका मेन टारगेट था और जैसे जैसे चलते जाते जानवर, जमीन खाली होती जाती, ये उस जमीन को छोड़ के आगे चले जाते। ये मेनली पंजाब की 5 नदियों के हरे भरे इलाके में रहे। सप्त सिंधव, हिस्ट्री आपको याद होगी, पढ़ाई थी, 7 सिंधु नदी समेत, तो 5 तो पंजाब की, एक सिंधु और एक अपनी ये सरस्वती, इनको मिलाकर कहा जाता है सप्त सिंधव प्रदेश। ग्रामीण थे, स्थायी जीवन नहीं था। तो इनका सबसे नंबर 1 काम क्या था? पशुपालन। देखो कितना अंतर है। जिनका जीवन स्थायी था, जिनके घर पक्की ईंटों के बने थे, जिनके पास ईंटों की भरमार थी, उनका जीवन था स्थायी। और जिनके घर ऐसी लकड़ी घास फूस के बनते थे, आज यहाँ कल किसी और नदी पे, 10 दिन बाद कहीं और, तो ऐसे लोग जीवन स्थायी नहीं जीते थे। कबीलाई समाज था, ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे। इन लोगों का मेन काम था पशुपालना और इसीलिए इस टाइम पर गाय को पूजनीय मान लिया गया। गाय न वध करने योग्य है, अघन्या। इनकी आपस में लड़ाई झगड़े भी पशुओं को लेकर, मवेशियों को लेकर ही होते थे। लड़ाई का कारण तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। यहाँ लड़ाई झगड़े के बहुत सारे कारण थे, कभी ट्रेड को लेकर, कभी कृषि को लेकर, कभी प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन इनकी लड़ाई का सिर्फ एक कारण था, एक दूसरे की भेड़ बकरी और गाय को खोल के ले जाना। ये इनका यही काम था, इसी की ये चोरी करते थे अगर करते थे। गाय चुराने वाले को जो है बहुत बड़ा अपराधी माना जाता था और गाय को अघन्या, गाय हमारी माता जो कहलाती है ना, वैदिक काल में गाय की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। इसीलिए बहुत सारे शब्दों में यहाँ पर गो शब्द का यूज हुआ है, क्योंकि गो गाय को दिखाता है, चाहे वो गोधूली हो या वो गोपति हो या गोवेश हो, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इनका भी धीरे धीरे अंत हुआ, लेकिन इनका टाइम पीरियड लंबा चला, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और फिर दूसरा इनका स्टेज आया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये दो का अंतर क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि इस दो के बीच में लोहा
खोज लिया गया और अतरंजी खेड़ा मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा लोहपुंज मिला। ये लोहे ने पूरी लाइफ बदल के रख दी और जो अब तक एक कबीलाई समाज था, एक जगह टिक के नहीं रहते थे, बस जानवरों की गिनती से ही अपने आप को अमीर मान लेते थे, अब उन्होंने लाइफस्टाइल बदला और अब वो लोग एक जगह पे अपना जीवन स्थायी बना लेंगे। जब ये जीवन स्थायी बनेगा ना, लोहे के बाद बनेगा 1000 ईसा पूर्व के आसपास। ये 500 साल जीवन अस्थायी था, लेकिन जीवन था बहुत अच्छा। उस टाइम पे कहते हैं आर्यों की जो सभ्यता थी, जो कल्चर था, आर्यों का जो समाज था, बहुत सुंदर था। महिलाओं की स्थिति बहुत ऊंची थी, अपनी मर्जी से वो लोग शादी कर सकती थी। उस टाइम पे आदमी जो थे उनकी भी इंपॉर्टेंस थी, महिलाओं की भी इंपॉर्टेंस। ओवरऑल कह सकते हैं आपकी पूरा समाज बहुत सुंदर था। धीरे धीरे लाइफ बदली, लोहा आया, लोगों ने हथियार बनाए, औजार बनाए, जंगल साफ किए और धीरे 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 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस पकड़ती चली गई। फिर गाय भैंस सेकेंडरी बन गए और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया प्रॉपर्टी पे किसका मालिकाना हक होगा। ये वो दौर था जब लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ना भी स्टार्ट कर देंगे और इस टाइम पर आकर हमने देखा था समाज में 4 वर्ण उभरे थे जो आज तक चल रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप अच्छी तरह जानते हैं ये 4 पहले अपनी मर्जी से बने थे, कोई जबरदस्ती नहीं थी। जिसको साफ सफाई का, सेवा का काम करना है वो शूद्र बन जाएगा, जिसको व्यापार करना है ये वैश्य, जिसको अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है, जिसका बिल्ड अच्छा है, तगड़ा है, वो राजा के रूप में क्षत्रिय है, और जो बुद्धिमान इंसान है, जो दिमाग के दम पे बैठ के खा सकते हैं, जिनको ज्ञान बहुत ज्यादा है, वो ब्राह्मण। तब ये नहीं था कि दूसरे से चिढ़ना है, आपकी जो लायकियत है, आपको लगता है जो काम आप मन से अच्छा कर सकते हैं, आप अपने आप बन जाइए। बहुत सारे ब्राह्मणों के बेटे या बेटियां शूद्र बन गए, उन्होंने कहा हम सेवा का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे शूद्रों के बच्चे क्षत्रिय बन गए, बहुत सारे क्षत्रिय वैश्य बन गए, यानी अपनी मर्जी से काम का वर्ण किया जाता था, चयन किया जाता था। इसी को वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। पर जैसे ही लोहा आया तो राजा के मन में आया कि मैंने प्रॉपर्टी बढ़ा ली, हिम्मत लगाई, मेहनत की, अब मेरी प्रॉपर्टी पर मेरा ही बेटा राज करेगा। यानी जैसे ही लोहा आया, लाइफस्टाइल बदला और फिर धीरे 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 इन चीजों में रिजिडिटी आ गई। रिजिड समझते हो ना? रिजिड का मतलब होता है एक तरह से अनम्य, जो नरम ना हो, भाई सख्त, कि ऐसा बन गया, रूल बन गया, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा। और ब्राह्मण और क्षत्रिय धीरे धीरे ये सबसे ऊपर की कैटेगरी में आ गए, ब्राह्मण बुद्धि के दम पे और क्षत्रिय ताकत के दम पे। व्यापार को बढ़ावा दिया वैश्यों ने और ना चाहते हुए भी शूद्रों की कैटेगरी में जानबूझ के इनके लिए बैरियर लगा दिया कि इन तीनों में आप एंटर कर ही नहीं सकते। अब शूद्र का बेटा अगर लायक भी है तो ब्राह्मण नहीं बन सकता, ताकतवर है तो भी क्षत्रिय नहीं बन सकता, व्यापारी बुद्धि है तब भी वैश्य नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जन्म ही शूद्र के घर में हो गया। अब तक जो चीजें वर्ण अपनी मर्जी पर आधारित थी ना, अब ये चीजें जन्म आधारित बन गई। और आज टिल डे 2020 में भी हम बैठे हैं, आप आज भी अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे का गोत्र, बच्चे का कास्ट, जितना भी सिस्टम है वो इसी के अकॉर्डिंग जज किया जाता है। ओबीसी, एससी, एसटी चाह के नहीं बन सकते। आज भी हमारी व्यवस्था में यही एक तरीका चला आ रहा है कि जिसके घर में जो जन्मेगा, पिता की कास्ट से उस बच्चे की भी कास्ट फाइंड आउट कर ली जाती है। तो आज भी वही सिस्टम है जो उस टाइम पे कहीं ना कहीं कमजोरी बन गई थी। स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, लायकियत के अनुसार कामकाज मिलता था, ब्राह्मण अगर तेज दिमाग है तो ब्राह्मण बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर सेवा करनी है शूद्र। लेकिन जब रिजिडिटी आई तब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। खैर धीरे धीरे ये इतना खराब हो गया ये सिस्टम, जो पहले बहुत अच्छा था, कि लोगों को लगा इसको बदलना चाहिए। और इसी बदलाव के लिए 2 क्षत्रियों के घर में जन्मे, एक लड़का जिसका नाम बाद में बना महावीर स्वामी, क्षत्रियों के बेटे थे ना ये, और दूसरे महात्मा बुद्ध। और फिर धीरे धीरे इन्होंने ये प्रचार प्रसार किया कि ये सब जो दिखावट कर रहे हैं ना, खासकर उस टाइम तक ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत रिजिड बन गए थे, ये सब बकवास है और सिर्फ किसी के पिताजी के मरने से उसे गाय दान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो पहले अपना पेट भरे, अपने परिवार का पेट भरे, और अगर कुछ बचता हो तो पिताजी जो एक्सपायर हो गए हैं, जैसे ब्राह्मणों ने इतना वर्चस्व हासिल कर लिया कि अगर आपने मरने के बाद ये नहीं किया तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। यानी दिमाग पे टोने टोटके, बलि, दिखावट, चढ़ावा, ये सब इतना छा गया कि आदमियों का जीना मुहाल हो गया। उस कंडीशन में 2 क्षत्रियों के घर में जन्मे इन लड़कों ने धीरे धीरे करके पहले ज्ञान हासिल किया, एक ने 6 साल कड़ी तपस्या की, एक ने 12 साल, और फाइनली इन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप कर्म कैसा करते हैं। जो कर्म अच्छा करेंगे, अगर वो शूद्र है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो कर्म घटिया करेंगे तो वो ब्राह्मण जन्म ले चुके हैं लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा इनकी बातों में और सबने फील किया कि हाँ, कर्म सबसे बड़ा है। आप आज भी देखिए 2020 में जात पात में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म करने से आप और मैं बड़े बन सकते हैं। कोई ब्राह्मण घर में जन्मा है लेकिन अगर वो दिमाग का यूज ही नहीं कर रहा तो फिर क्या फायदा। कोई शूद्र के घर में जन्मा है लेकिन वो बुद्धि का यूज करता है, पढ़ लिख के काबिल बन जाता है, तो टीना डाबी जैसे एग्जाम्पल हमारे ही समाज में, हमारे ही बीच में रह रहे हैं। तो ये अब जो चीजें हैं ना, ये वापस से हमें समझनी पड़ेंगी कि कर्म आधारित चीजों से जजमेंट की जानी चाहिए, ना कि किसी के जन्म आधारित पर। तो इन लोगों की ये बात धीरे धीरे समाज में फैल गई और धीरे धीरे करके वो जो आर्यीकरण था उसका खात्मा हो गया। एक टाइम पर वो अच्छा था, जरूरी था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो खत्म हो गया। इसके बाद इंडिया में धीरे धीरे करके महाजन पद का काल आया। महाजनपद, जन मतलब जनता, पद मतलब पैर, और महा मतलब बड़े, यानी बड़े बड़े एरिया में जनता इकट्ठी एक राजा के अंडर रहने लग गई। और आप अच्छी तरह जानते हैं इंडिया में 16 महाजनपद ऐसे ऐसे करके बेल्ट में उभरे थे। इनमें से एक राजस्थान में था जिसका नाम था, पानी वाला इलाका था, मत्स्य मैंने बताया था आपको, और एक दक्षिण में था जिसका नाम अश्मक था, और बाहर बताए थे कंबोज, गांधार। ये पूरी एक बेल्ट उभरी थी मेनली यूपी और बिहार के आसपास, क्योंकि यहाँ पर नदियां थी, बढ़िया इलाका था। मगध नाम आपको याद होगा, वज्जी वैशाली राजधानी थी, फिर अवंती था, कौशल था, महिष्मती याद होगा, और अंग था, चंपा था, वत्स था, कौशाम्बी, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। इन महाजनपदों में एक महाजनपद जिसका नाम मगध था, टाइम के साथ साथ यहाँ तेज दिमाग राजा जन्मे और इन लोगों ने धीरे धीरे करके पूरी बेल्ट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और यही कारण था कि इंडिया में सबसे बड़ा महाजनपद मगध बना। इस मगध में बहुत तरीके से स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम हुआ और यहाँ फिर 3 वंश का नाम आता है, ह शी न, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इस नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद के टाइम पर विदेशों से अटैक करते 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 एक लड़का जिसका नाम है सिकंदर महान, ये पहुंचने वाला था इंडिया। इसका अगला टारगेट था इंडिया को बीट करना, इंडिया को हराना, उस पर अपना झंडा फहराना। सिकंदर महान दुनिया को जीतने का सपना लेकर एक बहुत कम उम्र का लड़का निकला था। इस सिकंदर महान
रिकॉर्डेड नहीं है क्लास, ये एक बार रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं, ये सुन लो तुम्हारे काम आएगी। तो देखो क्या हुआ, सिकंदर महान जो है इसने अटैक किया, इसकी चीजों से चिंता हो गई एक टीचर को जिसका नाम था चाणक्य, और वो भागे भागे धनानंद के पास आए, लेकिन धनानंद ने उनकी बात नहीं मानी, जिसका कहीं ना कहीं उसको नुकसान उठाना पड़ा, और फिर उस टीचर ने पूरे इंडिया को एक बनवा दिया, अपना एक ऐसा स्टूडेंट तैयार किया जिसने पूरे इंडिया को एक बना दिया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और ऐसे करके इंडिया में पहला राजा जन्म लेता है जिसका नाम पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसका बेटा कैसे इसने काम किया वो सारा मैंने समझाया हुआ है, इसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक, फिर कैसे कैसे इन लोगों ने चेंजेस किए पूरे इंडिया में, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आया मौर्योत्तर काल, जिसका मैंने कल खात्मा किया था, इस चैप्टर को क्लोज किया था। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में विदेशी ताकतें, ये कमजोर पड़े अशोक के वंशज, लास्ट था ना वो कमजोर पड़ गया वृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी। और फिर मौर्योत्तर काल में इंडिया में दो अलग तरीके के राजा देखने में आए, एक विदेशी ताकतें थी और एक अपने देसी राजा थे। ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, 1 महीने प्लस हो गया मुझे पढ़ाते हुए, सब उसका निचोड़ है क्योंकि अब एंड आने वाला है, इसलिए पुरानी सारी चीजें दिमाग में पिक्चर की तरह बैठनी चाहिए। तो विदेशी हमने पढ़ा था, हिंद यवन थे, हिंद यवनों में फिर मैंने आपको 4 नाम बताए थे, 2 वंश बताए थे, वो कांच के सिक्के बता दिया था, मिनांडर बताया था, डिमेट्रियस बताया था, यूथिडेमस बताया था। इनके बाद फिर आए शक, इसके बाद पहलव, और इसके बाद लास्ट जो कल हमने खत्म किया था टॉपिक वो था कुषाण वंश, जिसमें कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क का एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो मैं आज भी बता दूंगी। तो इसके साथ साथ देसी राजाओं में हमने पढ़ा था, अपने ब्राह्मणों में एक शुंग वंश पढ़ा था ना, 3 पढ़े थे, 10 टोटल थे, 3 के नाम एक साथ मित्र 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 थे, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, तीनों की इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी, भागभद्र बताया था, और फाइनली लास्ट वाले का अंत करके नया वंश स्टार्ट कर दिया, जिसमें महज 4 राजा हुए। कण्व वंश जो है ये चला ज्यादा दिन नहीं, और इसके बाद आ गया फाइनल लास्ट इंडिया में बड़ा, जिसका नाम था सातवाहन। ये 3 इंपॉर्टेंट है इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये विदेशी, लेकिन ये इतने बड़े नहीं है कि क्या करें इंडिया इनके अंडर आ सकता है, नहीं। इनमें सबसे प्रतापी की अगर बात करें इस तरफ तो सातवाहन है, दक्षिण की तरफ काम कर रहे हैं, और उत्तर की तरफ जो काम किया है वो शुंग ने किया है। यहां अगर देखें सबसे इंपॉर्टेंट तो कुषाण है। कुषाण इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल उस टाइम पे इनकी बाउंड्री पे अधिकार था, और वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है जिसे कहते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट पर 3 अलग हिस्से जाते थे सिल्क रूट कवर करने, तो वो सिल्क रूट चीन से स्टार्ट होकर इंडिया के अंडर तीनों पड़ते थे, इसलिए कनिष्क के टाइम में सिल्क रूट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो इंडिया से निकल के फिर ये आगे अलग अलग डायरेक्शन में एक कैस्पियन सागर वाले देशों की तरफ जाता था, एक काला सागर और एक लाल सागर, ये सब हमने अब तक पढ़ा है। अब धीरे 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 करके इन सब का भी खात्मा हुआ, क्योंकि कल मैंने कनिष्क के बेटे और फिर उसकी अगली पीढ़ियों में बता दिया था कि वो हुविष्क वगैरह थे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। इन सब के बाद अब इंडिया फिर से टूट गया, क्योंकि देखो मौर्यों के बाद इंडिया टूटा, तभी तो ये विदेशी आए थे। अब फिर से इंडिया टूटा, छोटे छोटे हिस्सों में टूटा पड़ा है वापस से। जो लोग ये काम कर रहे थे ना, अंतिम कुषाण जिसकी बात कर रहे हैं, तो कुषाण मान लीजिए ताकतवर थे, वो कुजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस और उनका बेटा कनिष्क, वैसे तो कई हुए लेकिन कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट है। कुषाण जो है इनके अंडर काम करते थे। कुषाण मेनली ना 2 राजधानी बताई थी आपको, एक पेशावर और एक बताई थी मथुरा। अब नया टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये चीजें ना रिवाइज अगर करते रहोगे तो तुम्हें फायदा होगा, अगर ऐसे बस आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी रहेगी तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। दिमाग में पूरी कहानी बैठनी चाहिए कि कैसे गुप्तों तक का टाइम पीरियड आया, इसलिए मैंने आज 10-15 मिनट लगाए हैं ताकि चीजें, जैसे पिछली जितनी क्लासेस हैं अगर वो याद नहीं है तो फायदा क्या हुआ इतना पढ़ने का। आज की क्लास लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में। तो पेशावर या इसी को पुरुषपुर कहते हैं, मथुरा 2 राजधानी थी। अब ये लोग क्या करते थे ना, अपने अंडर बहुत सारे लोगों को रखते थे, राजा जाके टैक्स थोड़ी लेगा गाँव गाँव से, तो ये अपने अंडर बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों को रखते थे, जिनको की अलग अलग नाम दिए जाते थे। इनके टाइम में उन लोगों को सामंत कहते थे। अब जैसे सामंत बना दिया, एक यहाँ का सामंत, एक यहाँ का, एक यहाँ का, कि भाई तुम अपने एरिया में पढ़ने वाले गांव के लोगों से टैक्स लाओ, टैक्स इकट्ठा करके और हमें पहुंचाओ। अब राजा हर एक के घर नहीं जा सकता, ऐसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार खड़े कर दिए थे, ऐसे ही मान लो सामंत बना दिए। तो इन्हीं सामंतों ने धीरे 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 करके पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया। फाइनली जब जाके देखा कि कुषाणों के वंशज कमजोर हो गए, इनमें इतनी ताकत नहीं है, इतना दम नहीं है, तो फिर इनके मन में आने लगा कि क्यों ना हम लोग इनसे भाई अलग होके अब अपने इलाके के राजा बन सकते हैं। तो ऐसा ही एक आदमी था जो सामंत था, जिसका नाम था श्रीगुप्त। इसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जो ये कुषाणों के अंतिम कमजोर राजा हैं इनको टैक्स देना बंद कर दूं। भाई कुषाणों में इतनी हिम्मत तो रही नहीं कि वो आके दोबारा हमारे ऊपर खड़े होंगे, कमजोर हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होते गए ना, जैसे अशोक के वंशज कमजोर हुए थे, तो कुषाण भी कमजोर होते चले गए। श्रीगुप्त के मन में आया, ये उस टाइम बिहार के आसपास का और थोड़ा सा यूपी का इलाका संभालते थे। बिहार और यूपी सबसे उपजाऊ, ये मगध बिहार ही तो था, ये सारनाथ बोल गया, सब यूपी बिहार के इलाके हैं। तो यहाँ का ये सामंत था, इसके मन में आया कि भाई मैं क्यों ना इस एरिया में एक तरह से राजा की तरह काम करने लगूं। इसने अपने नाम में महाराजा जोड़ लिया। लेकिन उस टाइम पे एक बात ये थी कि महाराजा इज इक्वल टू सामंत था, यानी अभी ये खुली चेतावनी नहीं दे रहा कुषाणों को कि भाई मैं अलग हूं, लेकिन हाँ इसको लोग महाराजा के नाम से जानने लग गए। ऐसा माना जाता है कि यही पहला संस्थापक था गुप्त वंश का। इसके नाम में ही देखो गुप्त लिखा हुआ है, श्री गुप्त। तो पहला संस्थापक है, सबसे पहले जिसने हिम्मत दिखाई, कोशिश की। ये किनके सामंत थे? कुषाणों के। कुषाण अब कमजोर हो गए, जैसे कि शुंग ने मर्डर कर दिया था ना, शुंग याद होगा ना, ब्राह्मण जिसने बौद्ध धर्म को बढ़ाने वाले अशोक के वंशज का मर्डर किया था। ऐसे ही वृहद्रथ की हत्या, ऐसे ही यहाँ पर इसने हत्या नहीं की, लेकिन इसने खुलेआम ये थोड़ा थोड़ा फेमस कर दिया कि भाई अब ये राजपाट जो है ना ये श्रीगुप्त का है, और वो जो सामंती व्यवस्था थी वो खत्म कर दिया, मैं यहाँ का राजा हूँ। पर ये खुलेआम ऐसा इतने बड़े स्तर पर भी नहीं कर रहा, ठीक है, काम का चल गया, पहला इंपॉर्टेंट आदमी। दूसरा, इसका बेटा जन्मा घटोत्कच।
घटोत्कच। ये नाम बहुत कम है, लेकिन ये प्रयाग प्रशस्ति पे लिखा है, इसलिए हमें पता चला कि घटोत्कच नाम का भी एक राजा हुआ, श्रीगुप्त का बेटा था। इसने अपनी टेरिटरी जो पिताजी ने अपने नाम में जोड़ा महाराज, इसने भी कैरी ऑन रखा और इसने भी कहा मैं भी महाराज हूं। लेकिन तब तक महाराज का मतलब सामंत भी हो सकता था। तो ये खुली चेतावनी नहीं दे रहे, ये खुल के नहीं कह रहे कि हम राजा हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी दबी कोशिश इन्होंने स्टार्ट कर दी कि क्या पता हमारा काम बन जाए। अब एक राजा 20-20, 30-30, 40-40 साल राज करता था, तब तक कुषाण और कमजोर और कमजोर और कमजोर होते जाएंगे और फाइनली जाके इनके बेटे बेटे जो होंगे उनको कुषाणों से निकलना, उनके चंगुल से निकलना आसान दिखेगा। तो धीरे धीरे टाइम बीतता रहा, इन दोनों ने काम कुछ ज्यादा नहीं किया, ना प्रॉपर्टी बढ़ाई ज्यादा, लेकिन अपने नाम में महाराज जोड़ दिया। अब इन्हीं की पीढ़ी में अगला वंशज आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त, घटोत्कच का लड़का। तो हमने अब तक दो नाम देखे, एक आदमी है श्रीगुप्त और उसका बेटा है घटोत्कच। अब इसका बेटा जन्म लेता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त। ये चंद्र और गुप्त अगर मौर्य लिख दें तो पुराने वाला बन गया, सिर्फ चंद्रगुप्त लिख दें तो ये गुप्त साम्राज्य का सबसे पहला इंपॉर्टेंट बड़ा राजा है। इसके पिता और दादा में उतनी हिम्मत नहीं थी, नाम महाराज रख लिया, लेकिन अभी खुलेआम ये चुनौती नहीं दे सकते थे, सामंत होने के बावजूद इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये कनिष्क के वंशजों को ललकार सकें। लेकिन अब चंद्रगुप्त आ गया, कई साल बीत गए, तब तक कुषाण और वीक पड़ गए। इसने अपने आप के नाम में एक शब्द जोड़ दिया जिससे कि आसपास वाले मान गए कि भाई इस लड़के में दम है। इसने अपने नाम में जोड़ लिया, क्या जोड़ा था, महाराजाओं का, राजाओं का राजा, तो उसे कहते हैं महाराजा, महाराजा धीराज, किंग ऑफ किंग्स। ये बहुत बड़ी पदवी ले ली इसने। पिताजी और दादा तो महाराज लिखते थे, ये महाराजा धीराज लिखने लगा, यानी महाराजाओं का भी राजा। तो किंग ऑफ द किंग्स, पहला प्रतापी, इतनी हिम्मत करने वाला राजा था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त बहुत चालाक और समझदार था। और याद करो, जब महापद्म नंदन से पहले जो हरियंक वंश था, नंद वंश से पहले जो सबसे पहले मगध में हरियंक वंश था, उसमें एक लड़का तुम्हें याद है, एक राजा बना था बिंबिसार, जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अपने अड़ोसी पड़ोसियों की, किसी की सिस्टर से शादी, किसी की बेटी, ताकि वो लोग इनके फेवर में रहें। ऐसा ही काम किया चंद्रगुप्त ने भी। चंद्रगुप्त देखो कहां का आसपास का राजा है, बस बिहार और यूपी का छोटा सा राजा है, अभी डर है। तो इसने अपने सबसे पहले ताकत बढ़ाने के लिए क्या किया, इसने शादी की एक लड़की से, राजकुमारी है वो, और वैशाली आपको याद होगा ना, मैं यहां जल्दी से ड्रॉ कर देती हूं। ये मान लीजिए पाटलिपुत्र के आसपास का इलाका, मगध जिसको आप कहते हैं। इसके ऊपर एक ताकतवर थे, बहुत ताकतवर, वज्जी, और वज्जी का डंका था पुराने टाइम से, आज से नहीं, इतिहास में आपको महीने भर से पढ़ा रही हूं, तब से आप वज्जी का नाम सुन रहे हैं, जब से आपने महाजनपद पढ़े हैं। आपने मोहम्मद, ये जो महात्मा बुद्ध थे, इनके टाइम में वज्जी सुना था, आपने जैन के टाइम वज्जी सुना, आपने महाजनपद के टाइम वज्जी सुना, यानी वज्जी एक इंपॉर्टेंट जगह थी। वज्जी की खासियत है, एक राजा नहीं है, स्टार्टिंग में ये गणराज्यों का समूह था, 8 स्वतंत्र गणराज्य थे, सारे बैठ के डिस्कशंस करते थे, बहुत यूनिटी थी और किसी में हिम्मत नहीं थी कि वज्जी वालों को हरा सके। इतनी यूनिटी, इतनी ताकत थी इसके पास। मगध एक था, वज्जी के पास 8 गणराज्य थे, तो वज्जी को हराना कोई हंसी खेल नहीं था। अब यहाँ पे इस आदमी ने, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, चंद्रगुप्त ने, देखो क्या समझदारी की। वज्जी के अंडर पड़ता था एक लिच्छवी, लिच्छवी। इनके घर में ना कोई बेटा नहीं था। लिच्छवी उस टाइम में एक बहुत ताकतवर, ये मान लीजिए खानदान था, बहुत ताकतवर। तो लिच्छवियों का कोई बेटा नहीं था, तो लिच्छवियों की एक लड़की थी, राजकुमारी, उसके पास इसने विवाह प्रस्ताव भेजा, उसके पिताजी के पास, और लिच्छवी राजकुमारी से शादी हो गई। तो लिच्छवी राजकुमारी का विवाह किससे हो गया, चंद्रगुप्त से। लिच्छवियों से शादी होते ही अगलों के पास प्रॉपर्टी ढेर है, बेटा है नहीं, तो इसको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल गया। अब जब हिस्सा मिल गया, हिस्सा हिस्सा नहीं मिला, इसके ऊपर एक तरह से छत्र छाया आ गई लिच्छवियों की, लिच्छवियों का डंका बजता था। अब इसके ऊपर कोई नजर उठा नहीं पाएगा क्योंकि लिच्छवी इसके साथ खड़े हैं, तो इसको डबल फायदा हुआ, प्रॉपर्टी बढ़ गई और एक छत्र छाया में आ गया लिच्छवियों की में। तो लिच्छवी राजकुमारी से इसने शादी की और उस राजकुमारी का नाम था कुमार देवी। इस शादी की इंपॉर्टेंस आप ऐसे याद रखना कि किसी औरत की पिक्चर नहीं थी अब तक के सिक्कों पर। अब तक हमने सिक्के पढ़े थे ना, मैंने आपको सोने के, चांदी के, सब तरह के बताया, तांबे के, शीशे के और शीशे कांच के। किसी सिक्के पर रानी की फोटो नहीं होती थी, लेकिन ये वो महिला है जिसकी फोटो सिक्के पर बनवाई गई। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी की पूरे एरिया में धाक थी, ये लिच्छवियों की बेटी थी, और लिच्छवियों की बेटी जिसके घर में आई है उसके अपने आप इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये सब समझदारी के खेल थे। वैवाहिक संबंध देखो कितना हेल्पिंग हैंड बना। अब इसको उस छोटे से एरिया के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई, क्योंकि लिच्छवी वालों ने एक तरह से दहेज, पहले भी ऐसे ही हुआ था, बहुत पहले देखो काशी दहेज में मिला था मगध को, तो उसकी बेल्ट बढ़ी थी। ऐसे ही इसने अपनी छोटी सी बेल्ट, छोटे से एरिया को बढ़ा लिया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसकी शादी हो गई और फिर ये अपने आप को महाराजा धीराज कहने लग गए और इन्होंने अपने यहाँ पर सोने के सिक्के चला दिए, स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा से आप ये समझ जाओ कि अमीर लोग ही सोने के सिक्के चला सकते थे, कोई गरीब छोटा मोटा राजा थोड़ी कर सकता था। यानी अब ये इंपॉर्टेंट राजा है और अब इसका वंश जो है ना वो एक स्पीड पकड़ेगा और फिर इनके ऊपर काव्य लिखे जाएंगे और साहित्य लिखा जाएगा, चट्टाने लिखी जाएंगी, जिससे कि हमें आज तक इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो कैसे देखो प्लानिंग का हिस्सा था ये। कहाँ पिताजी जो थे इनके, वो छोटे से राजा, कहीं नाम भी नहीं था, सिर्फ एक चट्टान पे नाम है, प्रयाग प्रशस्ति में एक पिलर के ऊपर। कहाँ इनके दादा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई थी। उन दोनों की हिम्मत दिखाने का फायदा मिला है चंद्रगुप्त को और फिर इसने अपने तेज दिमाग का फायदा उठाया, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया, फिर इसके सिक्के आ गए सोने के, इसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। फाइनली जाके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेगा ये चंद्रगुप्त। अभी टेरिटरी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ बाकियों के सामने, बाकी जब छुटपुट राजा हैं तो ये कंपैरेटिवली बड़ा राजा बन गया। इसके सिर पे जो हाथ है वो किसका है, लिच्छवियों का। अब जब इसका बेटा जन्मा ना, इसका और कुमार देवी का बेटा जन्मा, जिसको नाम दिया गया है समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त, ये देखो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, लेकिन इसको कहा जाता है ये वास्तविक संस्थापक था। तो अगर एग्जाम में आ जाए वास्तविक संस्थापक कौन था तो आप टिक मार्क करेंगे वास्तविक में चंद्रगुप्त। अगर सिर्फ संस्थापक पूछेंगे तो आप श्रीगुप्त टिक करेंगे, वास्तविक कहेंगे जिसने पावर का यूज किया तो ये था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की शादी हुई लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से, इन दोनों के घर बेटा जन्मा जो
अगला बड़ा राजा बनेगा, जिसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। ये इतना तेज दिमाग है, इतना चालाक है, समझदार है कि इसने अपने नाना के नाम को भी यूज किया है और इसने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में लिखवाया कि मैं लिच्छवी दौहित्र हूं। लिच्छवी, देखो नाम कितना बड़ा रहा होगा इसके नाना का कि इसने अपने नाम के आगे लिखवाया है लिच्छवी दौहित्र। दौहित्र जिसको हम देवता बोलते हैं ना, देवता होता है बेटी का बेटा, तो देवता को हिंदी में एक्जैक्टली दौहित्र कहा जाता है, संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत से निकला है। तो अपने नाम के आगे दादा का नाम नहीं लिखवाया, क्योंकि इसके दादा कौन थे? घटोत्कच, जिनका की हिस्ट्री में नाम भी नहीं है, बड़े राजा नहीं थे, लेकिन इसके नाना का बहुत बड़ा एक एरिया था, एक पैठ थी समाज में, तो अपने नाम के आगे लिखवाया लिच्छवी दौहित्र हूं। यहीं से दिखता है कि वैवाहिक संबंधों की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा रही होगी। समाज पितृसत्तात्मक है, नाम जाना जाता है पिता से, लेकिन इसने अपने नाम में अपने नाना की तरफ के खानदान को जोड़ के अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई है। और इसने एक सिक्का चलाया समुद्रगुप्त ने, जिस सिक्के में इसने एक अपने पिताजी और अपनी माँ का भी चित्र छपवाया। तो आप कुमार देवी की इंपॉर्टेंस समझ जाओ, हिस्ट्री में किसी महिला का चित्र ऐसे छपना तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी। तो कुमार देवी के फोटो के साथ सिक्के, ये आप गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सिक्का अगर आप देख लेंगे कि कैसे पिता और माँ के फोटो सिक्कों पर छपवा दिए, और धीरे 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 करके समुद्रगुप्त ने, अब पिताजी के ही तो इसमें कहीं ना कहीं गुण आएंगे ना, जब पिताजी इतने समझदार थे कि अपने नाम के आगे महाराजा धीराज जोड़ गए, तो इसको तो फायदा मिलना ही मिलना है। बाकी सब तो चुटपुट चुटपुट राजा हैं, इसका बैकग्राउंड भी तगड़ा है। अब तक इसके पिताजी का बैकग्राउंड तगड़ा नहीं था, उन्होंने तो शादी करके अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक किया, लेकिन इसको जो प्रॉपर्टी मिली है वो तो फ्री की मिल गई, और नाना का कहीं ना कहीं एक नाम चल रहा है। तो लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त की हिम्मत बढ़ी और इसने अपनी टेरिटरी को बहुत बढ़ाया, इनफैक्ट एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसके पिताजी जो सिर्फ यूपी बिहार तक सीमित थे, छोटी मोटी प्रॉपर्टी जो उनको दहेज में मिली थी, इसने उस प्रॉपर्टी को इतना बढ़ाया कि इसने टारगेट बना लिया कि मैं उत्तर, मेरे इसके आसपास भी तो छुटपुट छुटपुट राजा थे ना, राजा गायब थोड़ी होते थे, बड़ा राजा नहीं था लेकिन छुटपुट ढेर राजा थे। तो इसने टारगेट बनाया एक सेना लेके कि मैं 9 राजाओं को हराऊंगा आर्यावर्त में। आर्यावर्त समझे? ये उत्तर भारत का इलाका था आर्यावर्त। यहां पे इसने टारगेट किया, 1 दर्जन राजा हराए थे, 9 + 3 टोटल 12 राजा हराए, और इन राजाओं को हरा के इनकी प्रॉपर्टी अपने एरिया में कंसीडर करनी स्टार्ट कर दी। यानी धीरे धीरे करके देखो, छोटी सी प्रॉपर्टी बढ़ते 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 एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरात साइड का छोड़ दिया था, बाकी यूपी बिहार एमपी और आज का अगर बात करें तो ये पूरा जो पंजाब के आसपास तक का इलाका है ना, हरियाणा, ये सब इनके पास था। तो कहां छोटे से पिताजी ने एक बेल्ट में शुरुआत की थी और कहां बेटे को एक बड़ा बैकग्राउंड उसने तैयार कर दिया। इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। यहाँ से खूब टैक्स आने लगा। जिस राजा के पास टैक्स अच्छा आएगा वो सेना अच्छी बनाएगा, सेना अच्छी बनाएगा तो आप मान लो अगले राजा जो होंगे वो भी उससे डरने लगेंगे। तो इसने उत्तर भारत में ऐसे किया, फिर अपनी सेना को लेकर ये दक्षिण अभियान पे निकला, क्योंकि बड़ी सेना बना ली। अब दक्षिण अभियान पे निकला तो दक्षिण में भी छुटपुट छुटपुट 12 राजाओं को इसने एक एक करके सारों को हरा दिया। तो इसने 12 राजा दक्षिण के हराए, दक्षिण भारत के 12 उत्तर के हराए थे, लेकिन उत्तर के एक साथ नहीं हराए, 2 अलग अभियान थे, 9 और 3। इसलिए बहुत सारी किताबें सिर्फ 9 लिख देती हैं। दिमाग में रखना, 9 इंपॉर्टेंट एक साथ हैं, नीचे के दक्षिण वाले 12। लेकिन ये समझदार था, इसको लगा कि अगर मैं दक्षिण भारत तक अपनी टेरिटरी को बढ़ा लूंगा ना तो कोई ना कोई विद्रोह कर देगा और फिर मुझे कभी उधर भागना पड़ेगा, कभी उधर भागना पड़ेगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। इसीलिए इसने चालाकी से, समझदारी से दक्षिण भारत के इलाकों को कहा, पहले तो ये फील करा तुम कमजोर हो, ठीक है, मैं राजा हूं तुम्हारा, वो मान गया इस बात को। फिर ये कहा कि मुझे तुम्हें अपने अंडर नहीं रखना, तुम अपना राज अपने आप चलाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, तुम सिर्फ मैं क्योंकि ताकतवर हूं मेरी अधीनता मान लो और मुझ तक कर पहुंचा देना, टैक्स पहुंचा देना। तो दक्षिण की इसकी नीति जो थी ना वो सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने के लिए की गई थी। इसको जाके वहां राजा नहीं बनना था, लेकिन पैसा इनकम आने लग गई, हर 6 महीने उस टाइम पे बहुत सारे रुपए आने लग गए। तो राजा को और क्या चाहिए, टैक्स बढ़िया आने लग गया, डर का डर हो गया, टैक्स का टैक्स आ गया और जाके संभालना भी नहीं पड़ा, क्योंकि राजाओं को कहा कि तुम ही राज करोगे, मुझे सिर्फ टाइमली टैक्स पहुंचाना, अगर टैक्स नहीं दिया तो मैं आके फिर इस पर आक्रमण करूंगा। डर बहुत बड़ी चीज होती है ना, दक्षिण भारतीयों में इतना डर बैठ गया कि उन्होंने बिना किसी भी, इसका कोई खर्चा नहीं हो रहा ना, इसको सेना भेजनी ना कुछ करना, फालतू में हर 6 महीने जैसे ही पैदावार होती तुरंत टैक्स पहुंच जाता है इसके एरिया में। तो यानी अपने एरिया को सबसे ज्यादा बढ़ाया किस बड़े राजा ने, समुद्रगुप्त ने। एक बात ध्यान से सुनो, मौर्यों का जो टेरिटरी थी ना एरिया, वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा था, लेकिन अगर कहें कि ज्यादा बेहतर प्रशासन और कामकाज तो वो गुप्तों ने दिखाया है। इसलिए मौर्यों का टाइम पीरियड गोल्डन एज नहीं है, गोल्डन एज है चंद्रगुप्त के बाद का समय, मेनली चंद्रगुप्त सेकंड का समय, ठीक है। तो समुद्रगुप्त देखो कैसे कैसे क्या कर रहा है, खूब बड़ी इसने प्रॉपर्टी बना ली है। अब इसने देखा कि भाई मैंने इतने सारे एरिया को जीत लिया, कहीं कल को कोई मेरा एंटी ना हो जाए, तो इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा दबाव, मेरा डर मानते हैं ये। अश्व मतलब घोड़ा, मेध मतलब बलि, तो घोड़े की बलि के लिए इसने यज्ञ भी करवाया। ये यज्ञ आपको याद है ब्राह्मण शुंग ने भी करवाया था, उससे पहले भी राजा वैदिक काल में यज्ञ करवाते थे। तो ये यज्ञ देखो अब तक भी पीछे तक, जब तक हम ये पढ़ रहे हैं एडी आ चुका, तब तक भी ये यज्ञ एज इट इज चल रहा है। तो ये अश्वमेध यज्ञ करवाता है और फिर ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ 9 इलाके ऊपर वाले इसके और 12 नीचे वाले इसको अपना हेड मान रहे हैं। ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट था, मल्टी टैलेंटेड था। राजा ऐसे ही बड़े नहीं बनते, इनके अंदर टैलेंट होता है। इसने देखो अपनी माँ और अपने पिताजी का फोटो चलवाया था, कुमार देवी लिच्छवी दौहित्र लिखवाया। इसने जो ये इतनी विजय की ना, ये हमें कैसे पता, इसने ये देखा कि मेरी ये विजय इतिहास में कैसे याद रहेंगी। तो इसका एक दरबार में एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, हरिशेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूँ। हरिशेन ये इसका दरबारी मान लीजिए, एक तरह का कवि मान लीजिए। तो हरिशेन ने कविताएं लिखी, किताबें लिखी, साहित्य लिखा, लेकिन वो तो खत्म हो जाएगा ना भाई, किताब जो लिखी उसके पन्ने टाइम बीतने पे खत्म हो जाएंगे। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कैसे पुराने वैदिक काल की चीजें भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की थी, कैसे लेटेस्ट स्टेज में जाके चाणक्य की वो किताब अर्थशास्त्र ही गायब हो गई थी, ये बताया था मैंने आपको सारा, इंडिका गायब हो गई थी। तो ऐसे किताबें गायब हो जाएंगी, ये सब जानते थे। तो इसने हरिशेन को कहा कि कुछ ऐसा लिखवाओ जिससे कि ये चीजें कभी मिटे ना, अमर रहें। और फिर अशोक की तरह इसने शिलालेख की तरह एक तरह से कॉपी मान लीजिए, अशोक
अशोक का ही एक पिलर था, एक ऐसा खंबा था। ये खंबा अशोक ने पुराने टाइम में कभी बनवाया था कौशाम्बी में। कौशाम्बी वत्स की राजधानी, मगध के पास ही पड़ते थे ना सारा इलाका, तो वत्स में कौशाम्बी में ये बड़ा सा एक ऐसे लगा हुआ था। इस पर अशोक ने कुछ बातें लिखवाई थी, वहां से उखड़वाया गया, वो जो पिलर था वहां से उखड़वाया गया। समुद्रगुप्त ने उखड़वाया और कहा कौशाम्बी से उठा के इसको ले आओ प्रयाग में, इलाहाबाद जिसको आप कहते थे प्रयाग, प्रयागराज आज कहते हैं ना, पहले भी इसका नाम प्रयाग था। तो सोचो कौशाम्बी वत्स की राजधानी से उखड़वा के वो प्रयाग में ले गए। वो खंबा पहले पिलर किसने लगवाया था? अशोक ने, लेकिन अशोक तो जा चुका, अशोक तो मौर्यों के टाइम में था, उसके बाद तो कितनी सारी चीजें आई। तो उस खंबे को उखाड़ के ले गए वहां से और ले जाके लगा दिया प्रयाग में। और प्रयाग में इस खंबे के ऊपर हरिशेन ने लिखा, इसी को कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है बड़ाई। जब आप लोग कोई अच्छा काम करते हैं ना, अगर आपने स्कूल कॉलेज में कभी कॉम्पिटिटिव किसी चीज में हिस्सा लिया होगा, कॉम्पिटिशन में, रेस में, डिबेट में, एक्सटेम्पर में, सिंपोजियम में, या कोई मान लीजिए ड्राइंग में, किसी भी चीज में, तो आपको कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको हिंदी में पढ़ना, सर्टिफिकेट पर प्रशस्ति पत्र लिखते हैं। तो जिसमें बड़ाई की जाए वो प्रशस्ति पत्र होता है। तो ये प्रयाग में बड़ाई लिखी जाएगी इस खंबे पर, इस पिलर पर। और क्योंकि ये प्रयाग में लाया गया तो नाम क्या पड़ा? प्रयाग। और बड़ाई लिखी गई है तो प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति एक बहुत लंबा चौड़ा सा पिलर मान लीजिए। मैं इसका आइडिया दे दूं, बहुत लोगों की समझ में लास्ट तक नहीं आता। एक बहुत लंबा चौड़ा सा पिलर था जिसको कभी पुराने टाइम में, हम प्रयाग के बारे में 3-4 बातें कर लेते हैं, आज ही क्लियर हो हमें कि ये क्या है, किस किस का इस पे नाम है। एक आदमी ने सबसे पहले इसको लगवाया जिसका नाम था अशोक। उसने कहां लगवाया ये प्रयाग प्रशस्ति? बाद में जो प्रयाग बना है कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है? कौशाम्बी वत्स नाम के छोटे से महाजनपद की पहले राजधानी थी, अभी भी है शहर। तो कौशाम्बी जो है ना, वहां पे इसने पिलर लगवा दिया। लेटेस्ट स्टेज में ये तो खत्म हो गया, इसके बाद मौर्योत्तर आए, वो पिलर टूट फूट सा गया, जो भी हुआ। बाद में वहां पर, ये तो मौर्य था ना, गुप्तों में जो समुद्रगुप्त है, इसने उस पिलर को वहां से उखड़वाया, कौशाम्बी से निकलवाया और अपने इलाके के पास प्रयाग में ले आया। प्रयाग को ही आप पीछे तक इलाहाबाद कहते थे, फिर इस सरकार ने उसका नाम प्रयागराज कर दिया, इलाहाबाद ले आया। और फिर अपनी जो इसने 9 विजय की थी ना उत्तर भारत की, +3 बाद में, और दक्षिण की 12, इन सब राजाओं के ऊपर इसने विजय हासिल की। ये इतिहास में गवाह रखने के लिए इसने हरिशेन को काम दिया कि हरिशेन तू इन चीजों को लिखेगा और तेरी जिम्मेदारी है मेरी विजयों की जानकारी देना। तो हरिशेन ने उस अशोक के पिलर में जो 2-4 ही बातें लिखी थी, उसी के नीचे इस पूरी गाथा को लिखा, जो मैं अब तुम्हें लगभग घंटे भर से बता रही हूँ सारी चीजें। ये सब लिख दिया कि ऐसे ऐसे उसने उस आर्यावर्त के राजा पे चढ़ाई की, वहां इतनी सेना थी, ऐसे मार गिराया और ऐसे प्रतापी बना, फिर ऐसे दक्षिण में गया, ये नीति, सारी बातें लिख दी। और सिर्फ ये नहीं लिखा, इसके पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सॉरी, उसके पिता घटोत्कच, और उसके पिता कौन थे? वो श्रीगुप्त। उन सब के बारे में लिखा है, इसलिए तो हमें घटोत्कच का नाम पता चला। तो ये सब बातें प्रयाग प्रशस्ति में लिखी है कि ये हमारे बाप दादाओं ने शुरू किया था और तब से तब तक काम चला। अभी समुद्रगुप्त ही है, तो ये मान लो बहुत ज्यादा राजा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चौथा राजा है ये, क्योंकि इसके पिताजी चंद्रगुप्त थे, उनके पिताजी घटोत्कच और उनके पिताजी थे श्रीगुप्त। तो अपने चारों का नाम लिखवाया, अपने रेन किस टाइम से किस टाइम तक इन्होंने राज किया, ये सब लिखवाया। तो जो हमें ये नाम पता चलता है ना, घटोत्कच वगैरह, ये इसके कारण है। तो हरिशेन द्वारा रचित, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति ही इलाहाबाद प्रशस्ति है, जिसकी स्टार्टिंग करवाई थी अशोक ने कौशाम्बी में, लेकिन उखड़वा कर लाया है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी इस प्रशस्ति से हम तक पहुंचती है। इस प्रशस्ति पर सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई। यही लिखा है दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र, वरना हमें पता ना चलता कि ये भी अपने नाना की फैमिली को इतना स्ट्रांग मानता था कि अपने नाम के आगे लिच्छवी दौहित्र लिखवाया है। ठीक है, इसके अलावा समुद्रगुप्त के सिक्के मैंने बता दिया, माँ और बाप कौन थे, इसकी माँ कुमार देवी, इसके पिताजी कौन है? चंद्रगुप्त। इनके सोने के सिक्कों पर इनके पिक्चर मिले। इसके अलावा समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा कवि भी था और इसने कविराज नाम से कविताएं लिखी हैं। अपनी कविता लिखता और उसके नीचे नाम लिख देता कविराज, तो कविराज नाम से कई कविताएं भी लिखी। कविताओं के अलावा इसने स्तंभ बनवाए, जैसे ये तो बहुत बड़ा स्तंभ था ना, ऐसे ही इसके कई स्तंभ मिले थोड़े छोटे, जिसपे देखो यहाँ राजा खड़ा हुआ है और यहाँ पे ना एक पिलर बना हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये गरुड़ स्तंभ कहलाता है, ये ऐसा पिलर। फिर यहाँ पे ना एक पक्षी बैठा हुआ है, एक पक्षी मान लो कोई चिड़िया टाइप में कुछ बैठा हुआ है, वो गरुड़ है, तो इसी को हम कहते हैं गरुड़ स्तंभ। ये गरुड़ स्तंभ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गरुड़ आप लोग जानते हैं भगवान विष्णु का आधार है, भगवान विष्णु को जोड़ा जाता है गरुड़ के नाम से। तो ये दिखाता है कि इनकी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में आस्था थी। अब तक हम बौद्ध और ये सब पढ़ रहे थे ना, अब राजाओं की इंपॉर्टेंस है और राजाओं के जो मन में है वो गरुड़ यानी हिंदू धर्म में आस्था है। और गरुड़ स्तंभ से ये दिखता है कि ये वैष्णव धर्म में विश्वास करते थे, वैष्णव धर्म में। और विष्णु और कृष्ण और शैव जो है ये आप अच्छी तरह जानते हैं हिंदू धर्म में है। जितनी चीजें आज हिंदुओं की है ना, इन सब का कहीं ना कहीं आप आज देखते हैं, हमारी गंगा सबसे पवित्र नदी है, यमुना। आप अगर कभी हरिद्वार गए हैं तो गंगा नदी के बीच में माँ गंगा की एक पिक्चर, एक वो बनी हुई है, पूरी स्टैचू टाइप है, वो गंगा के बिल्कुल बीचों बीच है हरिद्वार में, हर की पौड़ी के पास। तो ये गंगा और यमुना, यमुना जो है ना, उसमें भी कहीं कहीं मेन जगहों पर लोग स्थापना कर देते हैं, गंगा मैया के नाम से एक मूर्ति बना देते हैं। ये गंगा और यमुना यानी नदियों को भी जो मूर्ति रूप दिया गया है ना, ये इसी काल की देन है, मूर्ति रूप। तो गंगा यमुना का मूर्ति रूप गुप्तों की देन है। आज जो आप मंदिरों में पूजा करते हैं ना, ये मंदिर देखो, मैंने अभी तक हिस्ट्री में बताया नहीं थे आपको, एक से एक ब्राह्मण आए थे, शुंग वंश आए, लेकिन मंदिर का मैंने नाम नहीं लिया था। मैंने अब तक मंदिर शब्द नहीं बोला, आज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अब मंदिरों का वास्तविक रूप निकल कर आया। और जो मंदिर आज तक, कई इस तरह के मंदिर हैं, दशावतार मंदिर है, देवगढ़ झांसी, कई इस तरह के, मैं एग्जांपल दूंगी इसमें, भीतरगांव वाले, कनिका वाला, लेकिन अभी आज इतना समझ नहीं पाओगे, एक बेस बता रही हूं बस। तो मंदिर बनने लग गए थे, अब मंदिरों में स्थापना होने लग गई। आप याद करो, जो वो कनिष्क था उसने देवकुल बनवाया था, उसमें उसने देवताओं की मूर्ति बनवाई थी, अपने पिताजी की, महात्मा बुद्ध की और अपनी, लेकिन अब तक मंदिर का नाम मैंने नहीं लिया था। अब पहली बार बातचीत हो रही है, गुप्त काल में मंदिर व्यवस्था आ गई और आज तक देखो मंदिर एज इट इज चल रहे हैं। तो आज जो चीजें चल रही है ना, चाहे वो गंगा यमुना के मूर्ति रूप हो, चाहे आज मंदिर की व्यवस्था है, ये सब गुप्तों की देन है। तो गुप्तों का टाइम पीरियड बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? इस स्तंभ पर। कौन सा स्तंभ है ये? पहले ये कौशाम्बी में था, वत्स की राजधानी में, अशोक ने बनवाया था, वहां से उठा के ले आया समुद्रगुप्त, और इसने फिर ये प्रयाग में, किसने लिखा इसके ऊपर? हरिशेन ने। तो हरिशेन रचित प्रयाग प्रशस्ति है। बाद में इसके ऊपर और जहांगीर का जब कोरोनेशन
हुआ था ना, यानी राज्यरोहण, जब राज्य नाम कहते हैं इस पर है। 4 राजा याद रखना प्रयाग प्रशस्ति में, पहला अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा जहांगीर और चौथा महेश दास है ना, असली नाम तो बीरबल का, लेकिन बीरबल कोई बड़ा आदमी नहीं है इसलिए बीरबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया, दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये देखो कितना मल्टी टैलेंटेड है, कितना कुछ करवा रहा है ये। मंदिर जो है इसी काल की देन है, देवी देवताओं के जो रूप बने गंगा और यमुना का वो भी इसी काल की देन, कितने सारे राजा इसने जीते, खुद कविराज नाम से कविताएं लिखता है और गरुड़ में इसका इंटरेस्ट है, गरुड़ स्तंभ से। इसके अलावा माता पिता के फोटो इसने बनवाए हैं और इसने ना एक इसका सिक्का है जो इसकी मुद्रा थी, उस पर इसको वीणा बजाते हुए, जैसे बैठा हुआ है ये और इसके हाथ में एक वीणा, वीणा समझते ना वाद्य यंत्र, वो पकड़ा दिया, तो एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है, यानी इस आदमी का म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, तभी मैंने इसको बोला मल्टी टैलेंटेड था। ये म्यूजिक का भी शौकीन था, सिक्के पे राजा को वीणा बजाते हुए तब दर्शाएंगे उसको बजानी आती होगी, तो ये वीणा का शौकीन है, कविराज नाम से कविताएं लिखता है, बहुत ताकतवर राजा है, नाना के नाम का अब तक भी फायदा उठा रहा है। हरिशेन इसका राजकवि है जिसने प्रयाग प्रशस्ति में इसके 9 उत्तर भारत के, आर्यावर्त के और 12 दक्षिण भारत के जितने इलाके इसने जीते उन सबका वर्णन किया। इसका टारगेट था पूरे भूमंडल को बांध लेना, तो भूमंडल को बांधने का सपना देखा था और इसने बहुत ज्यादा हद तक अपनी चीजों को अचीव भी कर लिया था, इसलिए कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नेपोलियन हिस्ट्री में पढ़ा नहीं है, नहीं नेपोलियन इस टाइम तक आया था, ये बाद में आया है नेपोलियन, इसलिए कंपैरिजन भी बाद में किया है। विंसेंट स्मिथ नाम के आदमी है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ बड़ा नाम है विंसेंट स्मिथ, मैं यहां लिख देती हूँ विंसेंट स्मिथ। इन्होंने कहा था कि भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसको दी जानी चाहिए, समुद्रगुप्त को, क्योंकि नेपोलियन ने भी देखो बहुत सारी जीत विजय हासिल की थी, ऐसे इसने भी ढेर विजय हासिल की, कभी हारा नहीं था। समुद्रगुप्त ने जितनी लड़ाइयां लड़ी बड़ी, इनमें कभी हार का सामना नहीं किया, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। सिक्के पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, म्यूजिक पे इंटरेस्ट है, गरुड़ स्तंभ में गरुड़ इसके हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है, गंगा की मूर्ति रूप, यमुना का मूर्ति रूप, मंदिरों की जो व्यवस्था हुई वो सब इसी काल में हुई, ये काल किसका है, गुप्तों का। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी बताई हैं। इसके बाद अब देखो इसने प्रॉपर्टी को कितना बढ़ा लिया, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ा ली, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं इसके बेटे को मिलना है। इसके बेटे को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिली, इतनी बड़ी कि उसको पूरा भारत लगभग, क्योंकि 9 तो आर्यावर्त के बताए मैंने, देखो दादा की प्रॉपर्टी तो बस इतनी थी, दादा मतलब कौन, यहाँ हम सबसे इंपॉर्टेंट आदमी से शुरू कर रहे हैं, घटोत्कच की बात नहीं कर रहे। चंद्रगुप्त की प्रॉपर्टी छोटी सी थी, बिहार यूपी का इलाका, कुषाणों से ही तो निकले थे ये लोग, सामंत थे उनके, उस प्रॉपर्टी को शादी करने के बाद थोड़ा सा बढ़ा लिया, क्योंकि दोहित्रों की जो ये लिच्छवी थे इनकी प्रॉपर्टी इनको दहेज में एक तरह से मिल गई, इतनी प्रॉपर्टी बाकियों के पास नहीं है, तो बड़ा राजा कहलाया महाराजा धीराज। इनके बेटे ने और हिम्मत दिखाई और उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजा हरा दिए, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। अभी भी देखो ये हिस्सा बचा हुआ है, इस हिस्से पर बाद में तीसरा जो बड़ा प्रतापी राजा जिसका नाम है अपने दादा के नाम पर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके नाम के आगे लिखा जाता है विक्रमादित्य, ये ओरिजिनल विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य 14 हुए हैं लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ओरिजिनल विक्रमादित्य है। इस आदमी ने इतनी बड़ी बनी बनाई प्रॉपर्टी को और आगे बढ़ाया और ये वो राजा था जिसके टाइम को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक हम बातचीत कर रहे थे लड़ाई की, एरिया छीनने की, इस तरह की ना, अभी तक हमने बातचीत नहीं की कि लिटरेचर लिखा गया, साइंस आगे बढ़ा, मैथ्स आगे बढ़ा, लेकिन इस टाइम पर अब इसको प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बनी बनाई मिल गई, इसको प्रॉपर्टी नहीं बढ़ानी ज्यादा, लेकिन फिर भी इसने काम किया। और जो ये वाला इलाका था ना, यहाँ के राजा से वाकाटक साम्राज्य था, ये वाकाटक से अपनी बेटी की शादी कर दी प्रभावती की, और देखो इनकी किस्मत, प्रभावती का हस्बैंड मर गया तो ये प्रॉपर्टी भी इन्हीं के हाथ आ गई और इस तरह से एक बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए चंद्रगुप्त सेकंड। ऐसा नहीं है कि ये सब पुश्तैनी हो रहा है, इनकी लायकियत भी मैटर करती है, पुश्तैनी तो बहुतों को मिली लेकिन वो संभाल तो नहीं पाए ना। चंद्रगुप्त ने टक्कर ली थी क्योंकि उस टाइम पर इस इलाके में शक भी छोटे मोटे एक शाखा के रूप में चल रहे थे, शकों को हराया, और सिर्फ हराया नहीं, इतनी बेइज्जती की थी कि उसका एक तरह से बदला लिया था, और इन्होंने चांदी की मुद्रा भी चलाई थी उनको हराने के कारण, इस कारण ये शकारी भी कहलाते हैं। बस छोड़ रही हूँ क्लास, शकारी भी कहलाते हैं। अरी का मतलब होता है दुश्मन, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है शकारी कौन है, शकों का दुश्मन कौन था, चंद्रगुप्त सेकंड। पिताजी की बनी बनाई प्रॉपर्टी, जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पिताजी ने जीत जीत के बनाई थी, इनको प्रॉपर्टी बनी बनाई मिली, इसलिए इन्होंने और ग्रोथ की, उस पर बैठ के खाया नहीं, इन्होंने साइंस पे काम किया, मैथ्स पे काम किया, एस्ट्रोफिजिक्स पे काम किया, एस्ट्रोलॉजी पर, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज पर काम किया, और इसलिए इनका टाइम पीरियड क्या कहलाया, गोल्डन पीरियड। आज मैंने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, इसको पढ़ाया नहीं है। ये 3 राजा इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, फिर इसके बाद इसका बेटा आएगा कुमारगुप्त, फिर उसका बेटा आएगा स्कंदगुप्त, फिर आगे इनकी पीढ़ी जो है धीरे धीरे कमजोर होगी और फाइनली जाके हम देखेंगे कि इनका भी द एंड होगा, और उसी के साथ फिर एंशिएंट इंडिया का भी खत्म हो जाएगा। तो आज जो हमने पढ़ा है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए ये टॉपिक इतना ही पढ़ते हैं आज। कनिष्क का ना एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मैंने नोट्स में लिखा था लेकिन मैं बता नहीं पाई, टाइम नहीं था कल, चलते चलते बताती हूँ, बस 1 मिनट का है। कनिष्क के दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जो कल पढ़ाने रह गए थे, शायद 1-2 तो बता भी दिया था। अश्वघोष मैंने बताया होगा, पाटलिपुत्र